तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, ये पार्ट 2 है। चलिए समय गंवाए बिना बात करते हैं आगे। तो अब बात आती है कि अच्छा हम लोगों ने ना, अगर आप लोग पहली बार हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो हम लोगों का ये तरीका है कि जितने भी नोट्स हैं हम लोग जो आपको बता रहे हैं उसको हम शॉर्ट में बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप लॉन्ग नोट्स लिखना चाह रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप धीरे धीरे लिखते रहिए, फॉलो करते रहिए। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर चुके हैं। अब उससे आगे चल रहे हैं पार्ट 2 में। यहाँ पर मैंने लिखा बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। तो सीधे चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा उद्योग क्या था यहाँ पर? कपड़ा उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो उद्योग था वो था कपड़ा उद्योग, ठीक है। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे, प्राचीन भारत का पूछे, वर्तमान पूछे, तो हमारा जो सबसे बड़ा उद्योग या सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कपड़ा उद्योग ही है, ओके। फिर रोजगार, सबसे बड़ा उद्योग तो कपड़ा बनाना था, लेकिन रोजगार आज भी और पहले भी और आज भी रोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? खेती से। रोजगार का साधन सबसे बड़ा था कृषि उद्योग केंद्र, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था। आज भारत में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ है? कौन सा है? कोई बता सकते हैं? भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर बॉम्बे, भारत की आर्थिक राजधानी, यूं ही थोड़ी कहते हैं उसको। तो भारत उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो उद्योग केंद्र था वो था चन्हूदड़ो, ओके। इसमें सबसे बड़ी बस्ती थी राखीगढ़ी, सबसे बड़ी बस्ती एरिया के अकॉर्डिंग राखीगढ़ी, और दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी धौलावीरा, ठीक है। शिल्प यानी कि दस्तकारी का या शिल्पकारों का जो केंद्र था सबसे बड़ा वो था चन्हूदड़ो, है ना। सबसे ज़्यादा क्या मिला है वहाँ पर? मनका, है ना, बीड बनाने सबसे ज़्यादा मन के जैसी गोटियाँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिली हैं। लिपस्टिक मिली है, गेरू कलर मिला है ना। तो शिल्प का केंद्र था चन्हूदड़ो सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। सबसे बड़ी इमारत जो थी वो मोहनजोदड़ो का अनाज गोदाम, हिंदी में इसको अन्नागार भी लिख देते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अनाज गोदाम। ये आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे बड़ी इमारत और सबसे उल्लेखनीय इमारत, पांडे जी, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अनाज गोदाम हर बस्ती से मिले, हड़प्पा से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले, अदर बस्तियों से मिले, लेकिन सबसे बड़ा जो अनाज गोदाम है वो मोहनजोदड़ो का है, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी इमारत भी है मोहनजोदड़ो की। सबसे उल्लेखनीय इमारत कौन सी है जिसे सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? हाँ, वेरी गुड, अरे वाह पांडे जी, वेरी गुड। तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था, ग्रेटर स्विमिंग पूल, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार या ग्रेटर, अरे मैं क्यों शाबाशी क्यों दे रहा हूँ आपको? ये आप लोगों ने पहले लिख लिया है, नहीं मैं शाबाशी वापस, मैं वो पांडे जी इतने होशियार कैसे हो गए? नहीं पांडे जी, यहाँ तो सभी होशियार बैठे हैं, मैं खुद ही भूल गया कि लिख तो मैंने पहले ही रखा है यहाँ पर, और मुझसे आके पहले बैठ के उतार रहे इसको नहीं, मैं खुद सोच रहा हूँ मेरी क्लास इतनी होशियार कैसे हो गई अचानक, और मैं खुद ही भूल गया कि मैंने पहले रखा है इसको, ठीक है। सारी शाबाशियाँ वापस, ओके। तो नहीं सच में मैं यार वहाँ से आंसर आया ना, गजब। वहाँ तो इतनी देर में जवान भी नहीं चलती जितनी देर में आंसर आ गया, ओके। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब आपको पांडित जी याद रहेगा। तो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अनाज गोदाम या अन्नागार, और सबसे उल्लेखनीय इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। वो शाम की क्लास का एक स्टूडेंट है, वहाँ वो आया ना ऑफिस में, वो दूर से वही टहल रहा, देख रहा सर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, उसकी हिम्मत नहीं हो रही अंदर को आने की। आ जा भाई। तो कहाँ थे? सबसे उल्लेखनीय इमारत जो है मोहनजोदड़ो का स्नानागार या मोहनजोदड़ो का स्विमिंग पूल। सर जॉन मार्शल ने इसको उस समय के विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। वो इसलिए कहा है कि जो उसकी ज्योमेट्री है, डिज़ाइनिंग है उसकी, वो अद्भुत है ना। चारों तरफ से उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और उसके चारों ओर स्टेडियम जैसा बना हुआ है। स्टेडियम के पीछे निशान मिले हैं कमरों के, ऐसा लगता है जैसे वो चेंजिंग रूम जैसे होंगे, और इतने बड़े आकार का, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई स्नान से संबंधित कोई विशाल मेला जैसा लगता होगा। आज होता है ना जैसे हर की पौड़ी पे कुंभ के मौके पर, या गंगा स्नान जो अपना गंगा दशहरा जो त्यौहार होता है उसके ऊपर आप देखते हैं ना भीड़, तो इसी तरह का कोई त्यौहार रहा होगा स्नान का जिसमें विशेष महत्व रहा होगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा शिल्प क्या था यहाँ पर? सबसे ज़्यादा शिल्प क्या था? हाथी दांत पर कलाकारी। हाथी दांत की सुइयाँ, हाथी दांत के कंघे, केशपिन, है ना,
हाथी दांत पर तरह तरह की कलाकारी होती थी, हाथी दांत में मूर्तियाँ बनती थी। तो सबसे बड़ा जो शिल्प था वो हाथी दांत कला, हाथी दांत पर कलाकारी थी। और एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा किसका करते थे? सूती कपड़ों का। एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते थे सूती कपड़ों का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है, सबसे बड़ा उद्योग मन का, ये मैं गलत लिखा है भाई। सबसे बड़ा उद्योग मन का नहीं था, इसे आप दूसरे नंबर पर कह सकते हैं, बीड या मन का बनाना। सबसे बड़ा उद्योग जो है वो कपड़ा उद्योग ही था, ध्यान रखना। सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग ही था, दूसरा था मन का या बीड बनाने का कारखाना। सबसे, अब आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि भी मिली है, लेखन कला से ये लोग परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्रों के द्वारा अपने भावों को प्रदर्शित करना। भाई लेखन के माध्यम से हम अपने भाव को ही तो प्रदर्शित कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, मैं क्या लिखा है यहाँ पर? राकेश इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, है ना। तो ये मेरा भाव ही तो है ना। राकेश इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, है ना। और नाजिम इज़ द ऑनेस्ट स्टूडेंट, है ना। तो ये मेरे भाव तो हैं, ये है भाई, मेरे भाव तो है ये। तो मैंने उनको लिख दिया। आपको हजम नहीं हुआ? मैंने कहा लिखा नाजिम इज़ द ऑनेस्ट स्टूडेंट, इधर से सारे हंसने लगे। क्या बात भाई, हैं? कुछ धोखेबाजी कर दिए क्या इनके साथ? टॉफ़ी ज़्यादा खा ली क्या? चलें भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है 2-2 टॉफ़ी बांटनी हो तो इमरान को 3 दे दी हूँ, उसे 1 ही दी हूँ। चले खैर आगे चलें। कहाँ थे? लिपि पे थे, हाँ। तो यस, यहाँ पर थे। तो हम जो लेखन कला है उसके द्वारा अपने भावों को तो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो लिपि भाव को ही प्रदर्शित करने की कला है। तो ये चित्रों के द्वारा अपने भावों को प्रदर्शित कर देते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कहते हैं भाव चित्रात्मक, ठीक है। और एक चीज़ और है, यहीं पर मैंने कहीं लिखा भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें कुल कितने प्रकार के चिन्ह मिले हैं? 400 प्रकार के। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो उसमें 26 प्रकार के चिन्ह तो हैं, लेकिन इस लिपि में थे 400 प्रकार के चिन्ह, इसलिए भी इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 400 प्रकार के चिन्ह थे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सिंबल आया है, सबसे ज़्यादा जो चिन्ह आया कौन सा आया? यू शेप का, ध्यान रखना। और इसमें पड़ी रेखाएँ, खड़ी रेखाएँ, पड़ी रेखाएँ और खड़ी रेखाएँ, इनका इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ज्यामिति चिन्ह माने जो पता है ना, आयत, त्रिभुज, वृत्त, शंकु, वर्ग वगैरह, इनका इस्तेमाल भी हुआ है अपनी बात को कहने के लिए। अच्छा, इन्हीं लिपि चिन्हों में एक वीणा के जैसा कुछ मिला है। जैसे वीणा होती है ना, वीणा, तो वीणा जैसा चिन्ह भी मिला, वीणा जैसी आकृति मिली लिपि में। तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये लोग संगीत का भी ज्ञान रखते थे, वीणा जैसा कोई यंत्र इनके पास था। ओके, खैर आगे चलें। तो सबसे बड़ा जो लिपि चिन्ह मिला है वो एक साइन बोर्ड जैसा नहीं होता दुकानों पे सामने अपने, है ना, फला ये है ना, अरोराज एंड सन्स। तो सबसे बड़ा जो लिपि चिन्ह वो एक साइन बोर्ड के रूप में है, वो मिला है धोलावीरा से। किधर गया? सबसे बड़ा लिपि चिन्ह धोलावीरा से मिला है। अच्छा, यहाँ मैं लिखा धर्म हेतुवाद। धर्म हेतुवाद का मतलब क्या है? ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे, लेकिन जो है कि कोई एक विशेष देवता से खास लेना देना नहीं था। हालांकि सबसे जो लोकप्रिय देवता थे वो थे पशुपति। क्यों? क्योंकि मोहरों पर सबसे ज़्यादा जो आकृति मिली है, ये चित्र मिले हैं, सबसे ज़्यादा वो पशुपति के मिले हैं, शिव जी का रूप है वो, है ना। उसके बाद में तो मैंने यहाँ लिखा धर्म हेतुवाद। तो धर्म हेतुवाद का मतलब क्या है? ये लोग इसको हिंदी में हम प्रयोजनवाद भी कह सकते हैं, आम भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारे फायदे का हो, जिससे हमें कोई लाभ मिल रहा है, वही हमारा देवता है। जिसको ये समझ ना पाएँ, जिससे इन्हें भय हो, तो उसके भय से बचने के लिए उसको प्रसन्न करना है तो उसकी पूजा कर लेनी है, या जिससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसकी पूजा कर लेनी है, ठीक है ना। तो धर्म जो था वो हेतुवाद पर आधारित था, जिससे फ़ायदा हो रहा है उसकी पूजा कर लेनी है, ठीक है ना। वृक्ष पूजा के निशान भी मिले, अभी आगे बात करूँगा। बालाकोट बलूचिस्तान में है ये बालाकोट। ये सीप उद्योग का सबसे बड़ा सेंटर था बालाकोट। देखो, मन का उद्योग का सबसे बड़ा सेंटर है चन्हुदड़ो, ठीक है ना। अच्छा, राबिया, वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? क्लॉथ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर कोई बच्चा बताएगा? प्रियंका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कपड़े मिले हैं और औजारों में लिपटे हुए कपड़े मिले हैं। जैसे वो कपड़ा बुनने के जैसे औजार होते हैं ना, इस तरह से औजारों में लिपटा हुआ कपड़ा मिला है जगह जगह से मोहनजोदड़ो से। तो कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था मोहनजोदड़ो, ध्यान रखना। और मनका या बीड कारखाना या मनका या बीड उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था चन्हुदड़ो। और सीप उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था
बालाकोट। अच्छा ध्यान रखना कि इतना बड़ा बोर्ड मैंने लिख रखा है, कोई भी एग्जाम देने जाओगे सिंधु घाटी सभ्यता से या तो सवाल आएगा नहीं, आएगा तो एक, बहुत आ गया 2 या 3 आ गए, है ना। लेकिन आपने तो एग्ज़ाम देनी है, फॉर्म अप्लाई कीजिए, SSC भी अप्लाई कीजिए, UPSC स्टेट PCS भी अप्लाई कीजिए। कुछ लोग बहुत से होते हैं कि नहीं मैं तो UPSC की ही तैयारी कर रहा हूँ, उसी का एग्ज़ाम दूंगा। नहीं भाई, दूसरे एग्ज़ाम भी दो उसके साथ, नौकरी करने मत जाओ। आप तो टीचिंग का एग्ज़ाम भी दो, मत बनो टीचर, बेसिक टीचर का एग्ज़ाम भी दो, लेकिन दिखा तो दो हाँ मैंने ये भी निकाला है। उस एग्ज़ाम को जब मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, एग्ज़ाम दीजिए, खूब दीजिए और सीरियसली दीजिए। एग्ज़ाम दे करके जो आप सीखेंगे वो आप कहीं किसी कोचिंग में नहीं सीखेंगे। खैर, तो पांडे जी कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, तो सीप उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था बालाकोट। अब भूकंप के या पतन के निशान कहाँ से मिले? कालीबंगा से। पतन के निशान का मतलब क्या है कि कालीबंगा से हमें ये महसूस हुआ, उसका जो सबसे ऊपरी स्तर है, सबसे बाद का स्तर जो है, उसकी खुदाई से हमें जो चीज़ें मिली हैं या जो अस्त व्यस्त चीज़ें मिली हैं, उनसे एहसास होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशेषताएं खोने लगी थी। कहाँ से? कालीबंगा से। इसकी जो लास्ट फेज़ मिलती है हमें, लास्ट फेज अंतिम अवस्था आलमगीर से मिलती है, और इसकी जो मैच्योर या परिपक्व अवस्था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी विशेषताएं थी वो सब पाई जा चुकी थी। इसके निशान मिलते हैं युवावस्था, जीवन की जो अवस्था युवावस्था होती है ना, वो मैच्योर स्टेज होती है। जो युवावस्था है वो मैच्योर स्टेज है। जितनी भी खूबियाँ हमारे शरीर में, बुद्धि में, दिमाग में होती हैं, सिवाय तजुर्बे के, अनुभव तो सर उम्र के साथ बढ़ता है ना, सिवाय तजुर्बे के सारी चीज़ें युवावस्था में मिल चुकी हैं। तो सुत्का गैंडोर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की युवावस्था का या परिपक्व अवस्था का या पूर्ण विकसित अवस्था का प्रमाण है। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वृद्धावस्था का या लास्ट फेज का, आलमगीर जो है, आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वृद्धावस्था का या लास्ट फेज का प्रमाण है। और कालीबंगा कह रहा है कि भैया अब चकलो चकलो होने लगे तो समझो मामला गड़बड़ है। मान साहब का बहुत पुराना गाना था ना ये, जब चकलो चकलो होने लगे तो समझो मामला गड़बड़ है। सुना? नहीं सुना? सुनना, यूट्यूब पे है, ठीक है। जद जोबन वीर ते आवे, है ना, मुंडा चोरी छिपे नैन मिलावे तो समझो मामला गड़बड़ है। जद कुड़ी पोशाका नमिया नमिया पहन लगे, और जद शीशे मोरे, पता नहीं क्या है पंजाबी मुझे आती नहीं है, तो समझो मामला गड़बड़ है। अरे सुना नहीं है? सुन लेना अभी जैसी क्लास खत्म हो, फिर उसमें लास्ट में वो आता ना, वो जब मौत की बात करता है तो क्या, जद चकलो चकलो होने लगे, चकलो चकलो माने भाई पढ़े और चलो भी उठाओ, राम नाम सत्य है। जद चकलो चकलो होने लगे तो समझो मामला गड़बड़। नहीं सुना आप लोगों ने? अरे नहीं सुना? अरे यार सुनना, मामला गड़बड़ है ठीक है। जद चकलो चकलो होने लगे, उसमें कहा ना जब कुड़ी पोशाका नमिया नमिया पहनने लगे, है ना। ओके, आगे चले। उसका मतलब ये था चलो छोड़ो उसको, कहाँ थे हम, कहाँ थे? अगर मान साहब को नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, है ना। अब क्या सुन रहे हो आप लोग, है ना, क्या सुन रहे हो आजकल, है ना, पता नहीं क्या सुन रहे हो, कुछ सुन ही नहीं रहे हो। अगर रफ़ी साहब को नहीं सुना, मान साहब को नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। अरिजीत सिंह जी को सुन रहे हो, वो भी अच्छे हैं। ओके चलिए, कहाँ थे? हैं? हाँ, तो जो चकलो चकलो स्टेज है या लास्ट फेज है, आलमगीरपुर नहीं है, आलमगीरपुर बुढ़ापे की है ना। और जो पतन के जो निशान मिल रहे हैं वो कालीबंगा से मिल रहे हैं। मैच्योर या परिपक्व अवस्था जो है वो सुत्का गैंडोर है, ठीक है। अच्छा, ये फतेहाबाद उधर का है ना, उधर का ही, ठीक है, इस वाले का। अब दुर्ग के बाहर सुरक्षा दीवार किला है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, फिर बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर आमतौर पर 2 टीले मिले हैं। एक को कहते हैं नगर टीला या दुर्ग टीला, और एक जो है वो आम टीला। टीले का मतलब ऊंची जगह, है ना। तो बस्तियाँ जो बसी हुई थी वो ऊंची जगहों पर बसी हुई थी। आज भी आप देखेंगे ना पुराने ज़माने के शहर या पुराने ज़माने की जो बस्तियाँ हैं वो एक तो नदी किनारे हैं वो, और दूसरी ऊंची जगहों पर बसी हुई हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँचे। भी बाढ़ आती थी अक्सर, डैम तो थे नहीं ऊपर रोकने के लिए पानी, तो अक्सर बाढ़ आती थी, तो बाढ़ से बचने के लिए जो बसावट होती थी ऊंची जगहों पर होती थी। तो इन लोगों ने भी जो अपनी बस्तियाँ बसाईं तो ऊंचे टीलों पर बसाईं। तो आमतौर पर बस्ती में 2 टीले होते थे, एक को कहते थे नगर टीला और एक को कहते थे आम रिहाइश टीला। तो जो नगर टीला होता था उसमें राजा और उसके जो बड़े बड़े कर्मचारी होते थे वो रहते थे। आम टीले में जो आम लोग होते थे शहर के
वो रहते थे अलग, यानी कि बस्ती जो थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ राजा या बड़े बड़े व्यापारी किस्म के लोग, अधिकारी सामंत टाइप के लोग, दूसरी तरफ आम लोग। अच्छा, ये दो टीले हो गए, ध्यान रखना, दो टीले हो गए। अब इन दोनों टीले होते थे बाउंड्री से घिरे होते थे, किससे? चारदीवारी से। किलेनुमा बस्तियाँ थीं ये। अब किलेनुमा बस्तियाँ होने का मतलब ये है कि चोर डाकू लुटेरों का भय रहता होगा। भाई हम अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री क्यों करा रहे हैं? पहले हमारा जो मूल गांव था ना, उस गांव के पास ही एक और इलाका था, आदिवासी इलाका था वो, है ना। हमारे उत्तराखंड में बुक्सा और थारू जनजाति के लोग रहते हैं, तो हमारे गांव के पड़ोस में ही एक बुक्सा थारू जनजाति गांव है, अब भी है। तो उन लोग, किसी के घर में भी हम लोग रात को जाते थे, ऐसे ही पुराने ज़माने में वीडियो VCR का कल्चर था, तो हम लोग पता चल जाता था कि वहाँ पर वीडियो VCR की व्यवस्था, तो हम लोग ऐसी रात को भाग जाते थे फिल्म देखने। तो रात को मई जून का गर्मी है, मच्छरदानी लगा के कोई ऐसी पड़ा, कोई मच्छरदानी लगा के सो रहा है और ऐसे ही सो रहे हैं। हम गांव के एक सिरे से चले और ऐसे ही उनके आंगन से होते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। उसके घर में वीडियो VCR की व्यवस्था है, वहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। किसी जगह कोई छोटी छोटी ऊंची सी इतनी सी दीवारें बना रखी हैं लोगों ने निशान लगाने के लिए कि भाई यहाँ तक मेरा घर है, यहाँ तक झाड़ू पोछा मैं करूँगा। कहीं किसी के घर में कोई दीवार नहीं। इतना सभ्य समाज था वो। कोई चोरी डकैती हल्ला दंगा कुछ नहीं, और इतने बेफिक्र सोते थे। रात को हम जा रहे हैं घूमते हुए ऐसी हल्ला शोर करते हुए, कोई नहीं उठ रहा। आज हम इतनी ऊंची ऊंची बाउंड्री क्यों लगा रहे हैं? हमें डर है ना, चोर डकैतों का एक दूसरे का भय। तो जाहिर सी बात है, इनके चारों तरफ भी जब बाउंड्री थी ऊंची ऊंची किलेनुमा, तो चोर डकैती का भय रहता होगा। अब दो बस्तियां हैं, एक नगर टीला और एक दुर्ग टीला। एक नगर टीला या दुर्ग टीला, यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, शासक सामंत या धनी लोग रह रहे हैं। दूसरे टीले में आम लोग रह रहे हैं। दोनों ही बस्तियाँ, दोनों ही टीले जो हैं वो बाउंड्री से घिरे हुए हैं, ठीक है। अब इनके बाहर झोंपड़ियों के निशान मिले हैं, या ऐसी टूटी फूटी बस्तियों के निशान मिले हैं, जिन्हें हम कहते हैं आसपास के रहने वाले किसान या दस्तकार या मजदूर लोग। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि एक बस्ती कालीबंगा जो है वो ऐसे मिली है कि उस दुर्ग के बाहर सुरक्षा दीवार मिली है। सुरक्षा दीवार का मतलब क्या है? किलेनुमा बस्ती तो है ही वो कालीबंगा की, उस बस्ती की जो बाउंड्री है, उसके बाद एक चौड़ी खाई है। एक चौड़ी खाई के निशान मिलते हैं चारों तरफ एक चौड़ी खाई के निशान मिलते हैं। उसके बाद फिर एक किलेनुमा दीवार है, इसे कहते हैं सुरक्षा दीवार। जैसे मध्यकाल में किले बनाते थे ना, तो किले के चारों ओर खाई बना देते थे। आगरा का किला था, आगरा का किला, तो आगरे के किले के चारों तरफ खाई है, उसमें पानी रहता था, और पानी के अंदर मगरमच्छ पाले जाते थे ताकि दुश्मन उस खाई से होकर के आ ना सके, ठीक है ना। फिर भी किले जीत लिए गए थे। तो दुर्ग के बाहर सुरक्षा दीवार कहाँ से मिली है? एकमात्र कालीबंगा से मिली है, ठीक है ना। अच्छा, ये लोग शेर और ऊँट से परिचित नहीं थे। इनकी किसी भी मोहर पे या कलाकारी पे या चित्रकारी में शेर और ऊँट नहीं मिला। शेर ऊँट नहीं, बाघ से परिचित थे, ये हाथी से परिचित थे, लेकिन शेर और ऊँट से ये लोग परिचित नहीं थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। शेर ऊँट से परिचित नहीं थे ये। सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मातृ देवी की मिली हैं, मैंने आपको बताया मातृ देवी क्या है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं वो पशुपति की मिली हैं। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मातृ देवी की, और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं वो पशुपति की मिली हैं, ठीक है। अच्छा, मोहरों पर सबसे ज़्यादा जो चित्र मिला, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि वृषभ का है या गैंडे का है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है, मोहरों पर सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो एक सींग वाले गैंडे के मिले, ध्यान रखना। लेकिन और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं वो वृषभ यानी कि कुबड़ वाला बैल। वृषभ यानी कि कुबड़ वाला बैल। तो सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं एक सींग वाले गैंडे के। दूसरे सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं मोहरों पर पशुओं के अगर बात करें, मोहरों पर सबसे ज़्यादा चित्र मातृ देवी के मिले हैं, ध्यान रखना प्लीज़। सबसे ज़्यादा चित्र मातृ देवी के मिले हैं, दूसरे नंबर पशुपति के मिले हैं। लेकिन अगर हम पशुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा चित्र जो मिले हैं पशुओं में एक सींग वाले गैंडे के, और दूसरे नंबर पर वृषभ के, ठीक है। और सबसे पवित्र पशु अगर कोई है तो वृषभ है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा पवित्र पशु कोई था तो वृषभ माने कुबड़ वाला बैल, ठीक है। शेर ऊँट से ये परिचित नहीं। सबसे पवित्र पशु वृषभ है, सबसे पवित्र देवी माता देवी हैं, और सबसे पवित्र देवता जो हैं वो पशुपति हैं। लेकिन अगर देखो, सबसे पवित्र देवी माता देवी, सबसे प्रमुख देवता या पवित्र देवता पशुपति। लेकिन अगर कोई एक पूछे कि सबसे ज़्यादा पूजा किसकी की जाती थी या सबसे ज़्यादा पवित्र कौन था या कौन थी, तो मातृ देवी, ध्यान रखना। एक छांटना हो तो माता देवी, ओके। मंदिरों के निशान इसमें मिले नहीं हैं, लेकिन कालीबंगा से आपको पता है यज्ञ वेदी जैसी आकृति आपको मिली है, ठीक है ना। तो
जो क्या कहती है कि भाई यज्ञ होते थे, लेकिन यज्ञों में मानव की या पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो यज्ञ वेदी या हवन कुंड जैसी आकृतियाँ मिली हैं ना, अगर वहाँ पर बलि दी जाती होती किसकी, मानव की या पशुओं की, तो हड्डियाँ जरूर मिलती, है ना, हड्डियों के निशान वहाँ से नहीं मिले। तो इससे मिलता है कि वो जो यज्ञ थे उसमें मानव की या इंसानों की, मानव की या पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी। और अब उन यज्ञ वेदियों से ना घी जैसे निशान मिले हैं, चिकनाई जैसे ना, घी तेल जैसे निशान मिले हैं वहाँ पर अभी। तो इसका मतलब कि हवन कुंड में घी की या तेल की आहुति दी जाती होगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फसल बोई जाती थी वो सबसे ज़्यादा फसल इस समय भारत में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी बोई जाती है, गेहूँ, है ना। उस समय सबसे ज़्यादा फसल जो बोई जाती थी और दूसरे नंबर पर गेहूँ। धान, मटर, सरसों, ब्रासिका, सुंजी ये भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर गेहूँ। मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो, देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ मोजो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे हम कहते हैं संयुक्त पशु मूर्ति। इस एक ही मूर्ति में दो पशु मिले हैं। इसका जो धड़ है, धड़ माने यहाँ से नीचे का हिस्सा, ठीक है ना, इसका जो धड़ है वो है भेड़ का, धड़ इसका भेड़ का है, और इसका जो सिर है वो सूंडयुक्त हाथी का है, सूंडयुक्त हाथी का, इसका जो सिर है वो सूंडयुक्त हाथी का है, और धड़ जो है वो भेड़ का है। इसे कहते हैं पत्थर की संयुक्त पशु मूर्ति। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट, कच्ची ईंट के मकान। कच्ची ईंट के मकान जो मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। सवाल ये खूब आता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर पकी ईंटों के मकान थे, लेकिन एक बस्ती ऐसी थी जहाँ पर मकानों में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। कहाँ से, कालीबंगा से। लेकिन यहाँ की नालियों में, कालीबंगा की नालियों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, मैंने लिखा भी है, बट कुओं में नाली में पकी ईंटें। कहाँ पर, कालीबंगा में। बात क्लियर हो रही है। आगे चलें। युग्मित फसल। आज जैसे आजकल आप देखते हो ना, हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ बोते हैं ना, तो गेहूँ के साथ उसमें मेंथा बो देते हैं। गेहूँ के साथ साथ तो नहीं बोते हैं, कुछ समय बाद उसमें मेंथा बो देते हैं। गेहूँ एक लाइन गेहूँ की ये, एक लाइन ये, बीच में मेंथा, है ना, दो लाइनों के बीच में एक मेंथे की लाइन हम बो देते हैं। तो गेहूँ जब कट जाता है उसके बाद उसमें पानी लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे गेहूँ खत्म होता है फिर मेंथा उसमें शुरू हो जाता है। गेहूँ के साथ साथ हम लोग सरसों ही बो देते हैं। गन्ने के साथ खीरे की बेल बो देते हैं ना, गन्ने के साथ खीरा बो देते हैं ना, गन्ने में बहुत से लोग तरबूज भी बो देते हैं। तो ये एक साथ, ये जोड़े में फसल बोना हो गया ना। आमतौर पर गेहूँ के साथ सरसों बो दी जाती है, तो इसे हम कहते हैं युग्मित फसल। तो एक साइट है कालीबंगा से आपको देखो कच्ची ईंट के मकान भी मिल गए, कालीबंगा से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कालीबंगा से आपको जुता हुआ खेत भी मिला। जुता हुआ खेत खुद थोड़ी कह रहा है कि मैं जुता हुआ हूँ। कालीबंगा से जब हम ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी उठाई ना, तो वहाँ पर एक खेत में हमें लकीरें मिली और कूण के निशान मिले। वो ऐसी लकीरें थी जो हल से बन जाती हैं। लकड़ी के और हड्डी के हल चलते थे, लोहा तो था नहीं, और कांसा बहुत मुश्किल से बनता था, तो इतना बड़ा कांसे का हल तो बना नहीं सकते। हड्डी के हल से जुताई होती थी, है ना। खेती करना भी यहाँ आसान था क्योंकि जलोढ़ मिट्टी थी, आसानी से वो जुताई हो जाती थी, उसकी बारिश खूब होती थी। तो कालीबंगा से हमें एक खेत ऐसा मिला है जहाँ पर दो फसलें बोने के निशान मिले। कैसे मिले, हरी फसलें खड़ी थोड़ी थी वहाँ। एक लाइन में हमें निशान मिले हैं चने के बीज के, और दूसरी लाइन में सरसों के। तो सवाल ये सिंपल सवाल ये आ जाएगा कि युग्मित फसल कहाँ से, कालीबंगा से। जुता हुआ खेत कहाँ से, कालीबंगा से। और युग्मित फसल या जोड़े में जो फसल है उसमें कौन सी, एक चना और एक सरसों। ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में आपसे। थैंक यू।